Do you know which was the earliest iron and steel industry to be established in India? Or do you have any idea or can you guess the reasons for the location of iron and steel industry in the eastern and southern India? And have you ever thought of कि why is there no iron and steel industry in UP, Haryana, Punjab, Rajasthan and Gujarat? And we will also figure out in how many categories are industries classified. Do you have any idea about this? Or what are the factors that determine the location of the industry? So we are going to find out the answer to each of these questions in this video. So let's get started. हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल में आप सभी का स्वागत है। आइए अपने इस कोर्स को आगे बढ़ाएंगे, दैट इज इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी एनसीईआरटी क्लास 12th। और जो हमने यहां पर आपको सवाल दिखाए कि सबसे पहली आयरन और स्टील इंडस्ट्री कौन सी है, क्यों जो हमारा वेस्टर्न पार्ट और आपका नॉर्दर्न पार्ट है, आप कह सकते हैं हरियाणा, गुजरात, यूपी का रीजन है, वहां पर कोई भी आयरन और स्टील इंडस्ट्री स्टैब्लिश नहीं है, और क्यों ऐसा है कि ज्यादातर जो आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज है वो ईस्टर्न पार्ट में और सर्दर्न पार्ट्स में ही अवेलेबल है, और क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से जो इंडस्ट्रीज है उनको क्लासिफाई किया जाता है किस तरीके से, और क्या क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो इंडस्ट्रीज की लोकेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, या किस फैक्टर्स के आधार पर इंडस्ट्रीज का जो लोकेशन है वो डिफाइन किया जाता है। तो यही सारी बातें जो है हम आज के इस वीडियो में, आज के इस लेक्चर के थ्रू समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से मैं एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग जिनको ये कोर्स, ये वीडियो सीरीज पसंद आ रही है, वो लोग प्लीज ज्यादा से ज्यादा चीजों को थोड़ा लाइक करें, शेयर करें, कम से कम 10 लोगों के बीच में ये चेन, एक मानव श्रृंखला इसको बनाइए, एक ह्यूमन चेन इसको बनाइए। और बाकी जो लोग चैनल पर नए हैं उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, सो दैट की वीडियोस के नोटिफिकेशंस वगैरह आपसे मिस ना हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पार्ट, चलते हैं अपनी बुक की तरफ। देखिए, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज चैप्टर 8 को लेकर हम लोग बात स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें क्या लिखा गया है कि वी यूज वेरियस आइटम्स टू सेटिस्फाई अवर नीड्स। अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए हम अलग अलग तरीके के वेरियस आइटम्स जो है वो यूज करते हैं। एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हम यूज करते हैं जैसे कि वीट, राइस एक्सेट्रा। इनको पहले प्रोसेस किया जाता है इनटू फ्लोर एंड हस्क्ड राइस बिफोर दे आर कंज्यूम्ड। ठीक है, और इसके बिसाइड्स अगर हम बात करें ब्रेड एंड राइस, वी ऑल्सो रिक्वायर, हमें और किस चीजों की जरूरत होती है, हमें क्लोथ्स यानी कपड़ों की, बुक्स की, फैंस, कार्स, मेडिसिन, इन सब चीजों की जरूरत हमें होती है। एंड दीज आर मैन्युफैक्चर्ड इन वेरियस इंडस्ट्रीज। और ये सारे के सारे जो सामान है, जैसे कपड़ा है, किताब है, फैन है, कार है, मेडिसिन है, ये सब अलग अलग इंडस्ट्रीज में बनती है। इन मॉडर्न टाइम्स इंडस्ट्रीज हैव बिकम वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एन इकोनॉमी। ठीक है, इंडस्ट्रीज जो है, जो उद्योग है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट या बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुके हैं इकोनॉमी का या अर्थव्यवस्था का। दे प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू लार्ज लेबर फोर्स एंड कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली इन द टोटल नेशन वेल्थ और इनकम। ठीक है, ये ज्यादा लोगों को क्या करती है, एम्प्लॉयमेंट यानी कि रोजगार प्रोवाइड कराती है, एंड ये जो नेशनल वेल्थ या नेशनल इनकम है, राष्ट्रीय आय कह सकते हैं, उसमें इसका जो योगदान है वो काफी सिग्निफिकेंट है। ठीक है, चलिए तो हम यहां पर देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज में टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज क्या क्या है। इंडस्ट्रीज आर क्लासिफाइड इन अ नंबर ऑफ वेज ऑन द बेसिस ऑफ साइज, कैपिटल, इन्वेस्टमेंट एंड लेबर फोर्स एम्प्लॉयड। इंडस्ट्रीज जो है उनको क्लासिफाई किया जाता है एज लार्ज स्केल इंडस्ट्री, मीडियम स्केल इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज। ठीक है, दिस इज बेस्ड अपॉन द साइज, कैपिटल, इन्वेस्टमेंट एंड लेबर फोर्स। इसके बाद अगर हम ओनरशिप की बात करें कि ओनर कौन है, उसके आधार पर जो इंडस्ट्रीज है उनको कैटेगराइज किया जाता है एज अ पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर एंड जॉइंट एंड कोऑपरेटिव सेक्टर। ठीक है, पब्लिक सेक्टर क्या होते हैं? पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस आर गवर्नमेंट और स्टेट कंट्रोल्ड कंपनीज और कॉर्पोरेशंस फंडेड बाय द गवर्नमेंट, यानी कि जिनके जो ओनर है, ठीक है, जो ओनर है या तो वो गवर्नमेंट है, ठीक है, और या फिर कुछ इस तरीके के कॉर्पोरेशंस या कंपनीज हैं विच आर फंडेड बाय द गवर्नमेंट, जिनमें गवर्नमेंट की तरफ से क्या है कि फंड वगैरह मिलता है। ठीक है, इंडस्ट्रीज ऑफ स्ट्रेटेजिक एंड नेशनल इंपॉर्टेंस जो है वो पब्लिक सेक्टर में ही आती हैं। ठीक, इसके बाद इंडस्ट्रीज जो है उसको क्लासिफाई किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर यूज ऑफ देयर प्रोडक्ट्स, कि उसमें से जो प्रोडक्ट्स बन रहा है उसका यूज किस तरीके से हो रहा है। उसमें से क्लासिफाई कर सकते हैं बेसिक गुड इंडस्ट्रीज, कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज, इंटरमीडिएट गुड इंडस्ट्रीज एंड कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज। ठीक है, इस तरीके से क्लासिफाई किया जा सकता है बेस्ड अपॉन द यूज ऑफ देयर प्रोडक्ट, कि उनका जो सामान बन रहा है उसका इस्तेमाल या उसका यूज किस तरीके से होगा। ठीक है, इसके बाद अनदर मेथड ऑफ क्लासिफाइंग इंडस्ट्रीज इज बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल्स। जो वो रॉ मटेरियल्स यूज कर रहे हैं उसके आधार पर, अगर एग्रीकल्चरल बेस्ड रॉ मटेरियल यूज करते हैं तो एग्रीकल्चरल बेस्ड इंडस्ट्रीज हो जाएगा, फॉरेस्ट बेस्ड अगर यूज करेंगे तो फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज हो जाएगा, अगर मिनरल्स यूज करेंगे तो दे विल बिकम मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज,
और अगर वो इंडस्ट्रियली प्रोसेस्ड रॉ मटेरियल को यूज करेंगे तो फिर वो उसके बेस पे इंडस्ट्रीज हो जाएगी, ठीक है। अनदर कॉमन क्लासिफिकेशन जो है इंडस्ट्रीज का इज बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स, ठीक है। जो मैन्युफैक्चर्ड सामान बन रहा है उसका नेचर कैसा है। इस तरीके से अगर हम बात करें तो 8 क्लासेस ऑफ इंडस्ट्रीज को आइडेंटिफाई किया गया है, जैसे कि मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज है, केमिकल एंड अलाइड इंडस्ट्रीज, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंडस्ट्रीज, ठीक है। यहां पर एक चीज लिखी गई है कि आपने एक और इंडस्ट्रीज के बारे में कभी नाम सुना होगा, दैट इज योर फुट लूज इंडस्ट्रीज। ये क्या होती है? हैव दे एनी रिलेशनशिप विद रॉ मटेरियल लोकेशन और नॉट? तो हमारा जो दूसरा कोर्स था दैट इज फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, ठीक है, जो फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी का कोर्स था वहां पर हमने बात की हुई है अबाउट द फुट लूज इंडस्ट्रीज। तो ये आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि आप लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि व्हाट इज अ फुट लूज इंडस्ट्री, फुट लूज इंडस्ट्रीज क्या होती है, ठीक है। ये आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे इन द कमेंट्स बिलो, ओके, बिकॉज दिस हैव ऑलरेडी बीन डिस्कस इन दिस कोर्स ऑफ फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कि लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज किस तरीके से डिटरमाइन करती हैं कि क्या इंडस्ट्रीज को हर जगह पे लोकेट किया जा सकता है या कोई ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको ध्यान में रखना जरूरी है बिफोर द एस्टैब्लिशमेंट और लोकेटिंग अ इंडस्ट्री। तो यहां पर वही सवाल है जो मैंने आपसे शुरुआत में पूछा था कि कैन यू गेस द रीजंस फॉर द लोकेशन ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इन ईस्टर्न एंड सर्दर्न इंडिया, कि क्यों ऐसा है कि जो आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज हैं वो ईस्टर्न पार्ट में यानी कि पूर्वी क्षेत्र में और जो हमारा दक्षिण क्षेत्र है वहां पर है। क्यों कोई स्टील एंड आयरन इंडस्ट्री जो है वो यूपी, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और गुजरात में नहीं है, ठीक है। अब यहां पर हम देखेंगे कि क्या किसके फैक्टर्स हैं या किस तरीके से लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज इन्फ्लुएंस होता है। इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय सेवरल फैक्टर्स, जैसे कि एक्सेस टू रॉ मटेरियल्स, पावर, मार्केट, कैपिटल, ट्रांसपोर्ट एंड लेबर एक्सेट्रा, ठीक है। रिलेटिव सिग्निफिकेंस ऑफ दीज फैक्टर्स वेरीज विद टाइम एंड प्लेस। इनकी जो रिलेटिव सिग्निफिकेंस है यानी कि कौन सी चीज की ज्यादा जरूरत है, किसकी कम जरूरत है, वो समय के साथ और जगह के साथ जो है वो बदलती रहती है। देयर इज स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिटवीन रॉ मटेरियल्स एंड टाइप ऑफ इंडस्ट्री, क्योंकि रॉ मटेरियल तो सबसे ज्यादा जरूरी है, ठीक है, उसके और टाइप ऑफ इंडस्ट्री के बीच में एक बहुत ही गहरा संबंध है, एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। It is economical to locate the manufacturing industries at a place where cost of production and delivery cost of manufactured goods to the consumers are least. ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये बड़े मैं कह सकता हूं कि मतलब एक ऐसी चीज है जो हर व्यक्ति समझ सकता है कि जहां पर हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है, ठीक है, और जो डिलीवरी कॉस्ट है, क्योंकि अगर आप सामान एक बार इंडस्ट्रीज में बन रहा है, फैक्ट्री में कहीं सामान बन रहा है तो उसको आप मार्केट में लेके जाएंगे, ठीक है, यानी कि जो उसकी डिलीवरी कॉस्ट है ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड टू द कंज्यूमर्स वो कम होनी चाहिए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो भी कम होनी चाहिए। अब किस तरीके से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को हम कम कर सकते हैं, किस तरीके से डिलीवरी कॉस्ट को हम कम कर सकते हैं, ये भी हम देखेंगे। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट टू अ ग्रेट एक्सटेंट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ रॉ मटेरियल एंड मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स। अब इसकी भी हम लोग बात आगे करेंगे तो हम उससे समझ जाएंगे इस लाइन का मतलब क्या है कि जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है यानी कि जो सामान को, चाहे वो रॉ मटेरियल्स है चाहे वो फिनिश्ड गुड्स है, वो एक जगह से दूसरी जगह हम उसको लेके आ रहे हैं, तो उसकी भी जो कॉस्ट है वो इस बात पर डिपेंड करती है कि जो रॉ मटेरियल या फिर मैन्युफैक्चर्ड गुड्स है उसका नेचर कैसा है, ठीक है। ये क्या बात मैं कर रहा हूं, जिन लोगों ने हमारे पुराने कोर्सेज देखे हुए हैं, स्पेशली मैं बात करूंगा ह्यूमन ज्योग्राफी की, जिसने वो कोर्स देखा है वो ये बातों को बहुत अच्छे से समझ पा रहा होगा, रिलेट कर पा रहा होगा। जिसने नहीं देखा है कोई बात नहीं, अभी आगे जाके हम उस चीजों को देखेंगे। एक तरीके से मैं कहूंगा कि यहां पर वहां पर भी हम ये सारी बातें डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। यहां पर अब बुक में दिया गया है तो इसको कर लेते हैं एक बार फिर से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं रॉ मटेरियल्स की, ठीक है। रॉ मटेरियल्स आप लोगों को पता होना चाहिए। रॉ मटेरियल्स का मतलब ये होता है कि जिसको स्टार्ट करके, मतलब जिससे स्टार्ट करके हम लोग अपनी इंडस्ट्रीज में यूज करेंगे और इससे हम लोग जो है फिनिश्ड गुड्स बनाएंगे, दैट इज नोन एज रॉ मटेरियल्स, ठीक है। यानी कि इसको अगर आप हिंदी में बोले तो दिस इज नोन एज योर कच्चा माल, ठीक है। ये कच्चा माल है, दिस इज योर रॉ मटेरियल। इसमें देखिए क्या दिया गया है कि इंडस्ट्रीज यूजिंग वेट लूजिंग रॉ मटेरियल्स, ठीक है। कुछ रॉ मटेरियल्स ऐसे हैं जिनका वेट लूज होता है। दे आर लोकेटेड इन द रीजन्स वेयर रॉ मटेरियल्स आर लोकेटेड, ठीक है, क्योंकि वेट लूजिंग है। अब रॉ मटेरियल्स का अगर वेट लूज हो रहा है और अगर आप इंडस्ट्रीज जो है इस तरीके की रॉ मटेरियल्स को यूज करने वाली इंडस्ट्रीज को, अगर आप जहां पर रॉ मटेरियल अवेलेबल है वहां से काफी दूर अगर इंडस्ट्री सेटअप करते हैं तो ये एक नुकसान है, ठीक है। किस तरीके से नुकसान है कि आप रॉ मटेरियल जब तक इंडस्ट्री में कैरी करेंगे, जहां पर रॉ मटेरियल अवेलेबल है वहां से आप जब तक इंडस्ट्री में अपने कैरी करेंगे तब तक उसका काफी ज्यादा जो वेट है वो लॉस हो चुका होगा, ठीक है। इसीलिए यहां पर यह लिखा गया है कि वाई आर द शुगर मिल्स इन इंडिया लोकेटेड इन शुगर केन ग्रोइंग एरियाज, क्योंकि शुगर
केन जो है वो एक बहुत ज्यादा वेट लूजिंग रॉ मटेरियल है। जितना ज्यादा समय तक आप उसको खेत से गन्ने को काट के रखेंगे और जितना देर में वो इंडस्ट्रीज तक पहुंचेगा उतनी देर में उसका वेट काफी ज्यादा लॉस कर जाएगा। तो इसीलिए फायदा यह है कि जो शुगर प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्रीज है या जो शुगर मिल्स है उनको आप जहां पर शुगर केन प्रोड्यूस हो रहा है, जहां पर शुगर केन ग्रो हो रहा है, उसके पास ही उस इंडस्ट्री को या उस मिल को सेटअप करें। ठीक है। सिमिलरली अगर हम बात करें लोकेशन ऑफ पल्प इंडस्ट्री, कॉपर स्मेल्टिंग एंड पिग आयरन इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड नियर देयर रॉ मटेरियल्स, तो इनको भी जो है वो रॉ मटेरियल्स के पास ही रखा जाता है जहां पर रॉ मटेरियल्स पाया जा रहा है। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज की बात करें तो आयरन ओर एंड कोल ये बोथ जो है वेट लूजिंग रॉ मटेरियल्स हैं। ठीक है। और मैंने आपको बताया था जो हमने लास्ट पार्ट पढ़ रहे थे वहां पर हम मिनरल्स के बारे में, वहां पर आपको मैंने बताया था कि आयरन ओर की स्मेल्टिंग के लिए, आयरन ओर की स्मेल्टिंग का मतलब है कि ओर में से जो अयस्क होता है उसमें से हमने अगर बेस मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है, दैट इज नोन एज स्मेल्टिंग। तो आयरन स्मेल्टिंग के लिए कोल की जरूरत जो है वो बहुत ज्यादा पड़ती है। प्रोसेसिंग के लिए कोल की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। आपके ब्लास्ट फर्नेस वगैरह में व्हेन हम आयरन को जो है स्टील में कन्वर्ट करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ यूजिंग द ब्लास्ट फर्नेस, तो वहां पर भी कोल की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। और कोल भी एक इस तरीके का रॉ मटेरियल है विच इज अगेन अ वेट लूजिंग। ठीक है। तो इसीलिए जो ऑप्टिमम लोकेशन है फॉर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री वुड बी नियर रॉ मटेरियल सोर्सेज, जहां पर रॉ मटेरियल पाए जा रहे हैं वहां पर। अब इसके लिए रॉ मटेरियल्स क्या है? आयरन, आयरन ओर, ठीक है, और कोल। और हमने कल जो पार्ट किया था, जो हमने पिछला पार्ट किया था जिसमें हम लोग बात कर रहे थे मिनरल रिसोर्सेज की, वहां पर हमने देखा था कि कोल हमारा कहां कहां पर पाया जा रहा है। वेस्ट बंगाल के रीजन में हमारा कोल है, हमारा झारखंड के रीजन में कोल है, हमारा उड़ीसा के रीजन में कोल है, और इन्हीं रीजन में लगभग आयरन ओर भी पाया जाता है। ठीक है। तो अब जब आपका आयरन ओर और कोल यहां पर पाया जा रहा है तो आप हरियाणा, यूपी, गुजरात में किस तरीके से इस इंडस्ट्रीज को सेटअप करेंगे? वो तो बहुत दूर है, वहां पर आपका ना तो आयरन ओर है ना कोल है। ठीक है। तो इसीलिए आपको उस सवाल का जवाब मिल गया होगा कि उस रीजन में, यानी कि हरियाणा, यूपी, गुजरात के रीजन में हमारे पास क्यों कोई आयरन और स्टील इंडस्ट्री जो है वो नहीं अवेलेबल है। और दूसरी बात इसका भी जवाब मिल गया होगा कि ईस्टर्न और सदर्न पार्ट में ही आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश क्यों है, क्योंकि ये एक इस तरीके का रॉ मटेरियल यूज करते हैं विच इज अ वेट लूजिंग, और उसी को बचाने के लिए, मतलब वो वेट लूजिंग ज्यादा ना हो, उससे बचने के लिए जो इंडस्ट्रीज है वो नियर दी रॉ मटेरियल सोर्स एस्टैब्लिश की जाती है। ठीक है। दिस इज वाई मोस्ट ऑफ द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो है दे आर लोकेटेड नियर द कोल फील्ड्स। कहां कहां पर? बोकारो के पास, दुर्गापुर के पास, और नियर सोर्सेस ऑफ आयरन ओर जैसे कि भद्रावती, भिलाई एंड राउरकेला। सिमिलरली इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन पेरिशेबल रॉ मटेरियल्स आर ऑल्सो लोकेटेड क्लोज टू रॉ मटेरियल सोर्सेज। पेरिशेबल का मतलब है जो सामान जल्दी खराब हो जाता है। जैसे मान लीजिए आपकी अगर कोई एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, ठीक है, जिसमें मान लीजिए एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स का यूज होता है। सपोज कर लीजिए आपकी कोई इंडस्ट्री है जो बनाती है टोमेटो केचप। ठीक है। जस्ट एक एग्जांपल के तौर पर मैं ले रहा हूं, टोमेटो केचप या टोमेटो चटनी, टोमेटो सॉस, इससे रिलेटेड कोई सामान बनाती है। ठीक है। अब अगर आप इस इंडस्ट्रीज को कोई ऐसी जगह लोकेट करेंगे, इसका प्लांट, जहां पर टोमेटो की अवेलेबिलिटी नहीं है, ठीक है, जहां पर टमाटर नहीं उगते, अगर आपको बहुत दूर से लेके आने पड़ रहे हैं, तो टोमेटो इज अ पेरिशेबल प्रोडक्ट। आप एक दिन 2 दिन से ज्यादा उसको नहीं रख सकते। मतलब आपने एक बार फील्ड से अगर वो तोड़े, फार्म से वो तोड़े, तो उसके बाद आपको जल्द से जल्द उसको ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा। अदरवाइज वो एक वेट लूजिंग मटेरियल तो है ही है और साथ में पेरिशेबल भी है। वो जल्द से जल्द क्या हो जाएगा, 1 से 2 दिन में उसकी क्वालिटी काफी डिटोरिएट कर जाएगी और काफी मात्रा में जो टमाटर है वो खराब हो जाएंगे। तो इसलिए पेरिशेबल प्रोडक्ट्स के लिए भी और वेट लूजिंग रॉ मटेरियल्स के लिए भी जो इंडस्ट्रीज हैं दे आर सेटअप क्लोज टू द रॉ मटेरियल सोर्स। ठीक है। चलिए, तो रॉ मटेरियल्स का ये रोल है। इसके बाद हम देखते हैं कि पावर का क्या रोल है। Power provides the motive force for machines and therefore its supply has to be ensured before the location of any industry। ये तो ऑब्वियस सी बात है कि पावर की जरूरत तो सभी लोगों को है। ठीक है। पावर की जरूरत क्यों पड़ेगी? पावर क्या है? पावर से हमारी मशीन चलेगी और इसीलिए हमें इसकी जो जरूरत है वो सबसे ज्यादा है। However, certain industries like aluminium and synthetic nitrogen manufacturing industries tend to be located near sources of power because they are power intensive and require huge quantum of electricity। इनके लिए बहुत ज्यादा मात्रा में आपको इलेक्ट्रिसिटी या पावर की जरूरत पड़ती है, तो इसलिए इनको जो है वो लोकेट किया जाता है आपका जहां पर इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है वहां पर। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं मार्केट को लेकर कि मार्केट किस तरीके से आपका एक फैक्टर डिटरमाइन होता है फॉर द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। ठीक है।
मार्केट क्या करेगा, देखिए सीधी सी बात है, आप कोई भी सामान अगर किसी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में बन रहा है, कहीं भी प्रोडक्शन यूनिट में किसी भी इंडस्ट्री में कोई सामान बन रहा है, तो उसको आपको एट दी एंड आपको बेचना है, आपको उसको कंज्यूमर तक पहुंचाना है। और कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए, कंज्यूमर तक बेचने के लिए आपको किस चीज की जरूरत पड़ेगी, बाजार की या मार्केट की। ठीक है, मार्केट प्रोवाइड्स द आउटलेट फॉर मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स। Heavy machines, machine tools, heavy chemicals are located near the high demand areas as they are market oriented. ठीक, cotton textile industries use a non-weight losing raw materials and is generally located in large urban center जैसे कि मुंबई, अहमदाबाद, सूरत। यहां पर आप देखेंगे कि कॉटन टेक्सटाइल मिल्स वगैरह काफी ज्यादा है, क्योंकि ये किस तरीके का रॉ मटेरियल यूज कर रहा है, जो नॉन वेट लूजिंग है। ठीक है, जो रुई होती है, जो कॉटन होता है, वो वेट लूजिंग रॉ मटेरियल नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं पेट्रोलियम रिफाइनरीज की, आर ऑल्सो लोकेटेड नियर द मार्केट्स एज द ट्रांसपोर्ट ऑफ क्रूड ऑयल इज इजियर एंड सेवरल प्रोडक्ट्स डिराइव्ड फ्रॉम देम आर यूज्ड एज रॉ मटेरियल इन अदर इंडस्ट्रीज। तो यहां पर मैं आप लोगों से एक सवाल पूछूंगा, मुझे पहली बात तो आप एक इस तरीके की इंडस्ट्री बताइए, सॉरी पेट्रोलियम रिफाइनरी बताइएगा जो आपकी ऑयल फील्ड नहीं है, या फिर मैं कहूं, हमने लास्ट पार्ट में ये बात की है कि एक मार्केट बेस्ड ऑयल रिफाइनरी का आप मुझे नाम बताएंगे। पहला सवाल यह है यहां से, और दूसरा सवाल यहां से यह है कि दो ऐसी इंडस्ट्रीज बताएंगे जो पेट्रोलियम से निकलने वाला रॉ मटेरियल यूज करती हैं, यानी कि जो पेट्रोलियम बेस्ड रॉ मटेरियल्स यूज करती हैं। ऐसी दो इंडस्ट्रीज का नाम आप मुझे बताएंगे। ठीक है, ये एक तरीके से कुछ नहीं है, ये इस तरीके से आप लोगों का लास्ट चैप्टर का रिवीजन चल रहा है, क्योंकि वहीं से चीजें थोड़ा बहुत रिलेटेड हो रही हैं, तो आपको पता भी मतलब चल जाएगा कि आप लोग कितना वहां से पढ़ रहे हैं और वो पढ़ना कितना ज्यादा जरूरी है, और चैप्टर्स को रिवाइज करते रहना साथ साथ बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, और इनके नाम नहीं बताएंगे, यहां पर नाम दिए गए हैं, कोयाली, मथुरा एंड बरौनी रिफाइनरीज आर टिपिकल एग्जांपल्स। इसके अलावा मुझे आप नाम बताएंगे, पोर्ट्स ऑल्सो प्ले अ क्रूशियल रोल इन द लोकेशन ऑफ ऑयल रिफाइनरीज। ठीक है, पोर्ट्स जो है वो भी ऑयल रिफाइनरीज की लोकेशन में एक बहुत ही क्रूशियल रोल अदा करते हैं। और क्यों करते हैं, क्योंकि पोर्ट्स पे क्या है कि जो ऑयल वगैरह है वो वहां से इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी हो सकता है। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों से अपने इस मिशन के बारे में बात करना चाहूंगा कि हमारा जो मिशन है टू प्रोवाइड अफोर्डेबल एजुकेशन टू ऑल। ठीक है, जिसके तहत हम लोग आप सभी लोगों के लिए वीडियोस, नोट्स वगैरह जो है वो बहुत ही अफोर्डेबल रेट पे लाने की कोशिश कर रहे हैं। नोट्स, क्विजेज वगैरह भी बहुत ज़्यादा नहीं है, तो वो चीज़ें भी आएंगी। उसके लिए हमें आपके साथ की, आपके सहयोग की ज़रूरत है। अगर आप लोग चाहते हैं कि इस प्लेटफॉर्म पर जो कोर्सेज हैं वो काफ़ी लंबे समय तक आप लोगों को बहुत कम रेट पे मिले या अफोर्डेबल रेट पे मिले, तो उसके लिए हमें आपके साथ की, आपके सहयोग की ज़रूरत है। यहाँ पर एक स्कैन एंड पे का ऑप्शन दिया गया है, क्यूआर कोड को स्कैन करके आप लोग पेमेंट कर सकते हैं, और यूपीआई आईडी भी यहाँ पर मेंशन है, जिसको अगर जरूरत है तो okul@axis बैंक। और बाकी अगर कोई इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से या डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से अगर पेमेंट करने के इच्छुक है तो उनके लिए भी जो लिंक्स हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। ठीक है, तो जितना इस मिशन में आप हमारा साथ देंगे, इसका फायदा जो है वो डायरेक्टली आप लोगों को ही मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे कि किस तरीके से ट्रांसपोर्ट जो है वो फैक्ट्री की लोकेशन या इंडस्ट्री की लोकेशन को डिटरमाइन करने में हेल्प करता है। Have you ever tried to find out the reasons for the concentration of industries in Mumbai, चेन्नई, दिल्ली एंड इन एंड अराउंड कोलकाता, कि इन जगहों के आसपास की अगर हम बात करें तो यहां पर इंडस्ट्रीज ज्यादा क्यों है? क्या आपने कभी सोचा है? इट वॉज ड्यू टू द फैक्ट दैट दे इनिशियली बिकेम द नोडल पॉइंट हैविंग ट्रांसपोर्ट लिंक्स। इन जगहों के ट्रांसपोर्ट लिंक्स जो थे वो बहुत अच्छे हुआ करते थे, इसलिए इन एरियाज के अराउंड जो है वो इंडस्ट्री सेटअप हुई है। The industries shifted to interior locations only when railway lines were laid. जब रेलवे लाइंस बनी तो तब जाके ही जो इंडस्ट्रीज है वो और जगह पे शिफ्ट करी, अदरवाइज इन्हीं जगहों पे जो इंडस्ट्रीज थी वो पहले ज्यादातर लोकेटेड हुआ करती थी। ठीक है, एंड ऑल मेजर इंडस्ट्रियल प्लांट्स आर लोकेटेड ऑन द ट्रंक रेल रूट्स। जो आपके मेजर रेल रूट्स हैं उन्हीं में जो आपकी मेजर इंडस्ट्रीज है वो लोकेटेड है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं लेबर की। कैन वी थिंक ऑफ एन इंडस्ट्री विदाउट लेबर? क्या हम किसी इंडस्ट्री की कल्पना भी कर सकते हैं विदाउट लेबर? बिल्कुल भी नहीं कर सकते। इंडस्ट्रीज के लिए स्किल्ड लेबर का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, और इंडिया की अगर हम बात करें तो लेबर इज क्वाइट मोबाइल एंड इज अवेलेबल इन लार्ज नंबर्स ड्यू टू अवर लार्ज पॉपुलेशन। तो यहां पर इंडिया में लेबर की तो कोई कमी है ही नहीं। ठीक है, और यहां पर आप कहेंगे कि नॉर्थ से लेकर साउथ तक या ईस्ट से लेकर वेस्ट तक हर देश में, हर प्रदेश में आपको जो है लेबर अवेलेबल हो जाएगी हर प्रकार के काम के लिए। चाहे आप एग्रीकल्चर के लिए बात करें, चाहे आप इंडस्ट्रीज के लिए बात करें, कहीं पर भी आप बात करें, लेबर की अवेलेबिलिटी की इंडिया में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहां पर हमारी जनसंख्या वगैरह बहुत ज्यादा है, तो ये उसका एक फायदा भी है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं कुछ हिस्टोरिकल फैक्टर्स को लेकर। हैव यू एवर थॉट ऑफ द रीजंस फॉर इमर्जिंग मुंबई, कोलकाता, चेन्नई एज इंडस्ट्रियल नोड्स? क्या आपने कभी ये बात सोची है
वाकई में सोचने वाली बात है अगर आप इसको हिस्ट्री से रिलेट करके देखेंगे कि क्यों ऐसा हुआ है कि मुंबई, कोलकाता और चेन्नई जो है यही एक तरीके से इंडस्ट्रियल नोड्स के फॉर्म में डेवलप हुए हैं। यानी कि आप कह सकते हैं कि ज्यादा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन रीजन्स का ही क्यों है। दीज लोकेशंस वर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय अवर कॉलोनियल पास्ट, कि जो हमारा कॉलोनियल पास्ट था ये उससे काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड है। ड्यूरिंग द इनिशियल फेज ऑफ कॉलोनाइजेशन मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज रिसीव्ड न्यू इम्पेटस प्रोवाइडेड बाय द यूरोपियन ट्रेडर्स, कि जब यहां पर यूरोपियन ट्रेडर्स आए थे तो उसकी वजह से जो इंडस्ट्रीज हैं या फिर जो आप कह सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज हैं उनको एक नया इम्पेटस मिला। इम्पेटस का मतलब कह सकते हैं कि एक तरीके से नई एनकरेजमेंट मिला। ठीक है, तो प्लेसेस लाइक मुर्शिदाबाद, ढाका, भदोई, सूरत, वडोदरा, कोझिकोड, कोयम्बटूर, मैसूरू एक्सेट्रा इमर्ज्ड एज इंपॉर्टेंट मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स। और ये कुछ जगह ऐसी हैं जो इंपॉर्टेंट मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स के रूप में उभर के आई हैं। और ये प्लेसेस कहां कहां पर है आपको मैप में देख लीजिएगा, पता लग जाएगा। ठीक है, इन दी सब्सिक्वेंट इंडस्ट्रियल फेज ऑफ कॉलोनिज्म these manufacturing centers experienced rapid growth due to competition from the goods manufactured in Britain and the discriminatory policies of the colonial power। ठीक है, तो जैसे जैसे समय बढ़ता गया, जैसे जैसे हमारा जो इंडस्ट्रियल फेज था वो बढ़ता गया आगे, तो जो ये मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स हैं इनको काफी ज्यादा इनका क्या हुआ, बेसिकली इनकी रैपिड ग्रोथ हुई। यानी कि इनका जो विकास है वो काफी तेजी से हुआ। और क्यों हुआ? क्योंकि जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स बनता था इन द ब्रिटिश, ठीक है, ब्रिटेन में जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स बनता था उससे इनको कंपटीशन मिला। और दूसरी बात है कि जो कॉलोनियल पावर थी उनके डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज भी हुआ करती थी, तो उसकी वजह से भी इनका ग्रोथ जो है वो काफी तेजी से हुआ है। ठीक है, ये हमने अपने इकोनॉमी के कोर्स में भी बात करी है कि किस तरीके से इंडिया को जो है वो यूज किया जाता था जस्ट एज अ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल। यहां से रॉ मटेरियल उठा के ले जाए जाते थे और ब्रिटेन में जाके उसका यूज किया जाता था वहां की इंडस्ट्रीज में, और उसके बाद जो वहां से फिनिश्ड प्रोडक्ट्स बन के आते थे वो सारे के सारे यहां पर वापस से इंडिया में एज अ मार्केट उसका यूज किया जाता था। ठीक है, तो यही सारी बातें यहां पर है। इन द लास्ट फेज ऑफ कॉलोनियलिज्म द ब्रिटिश प्रमोटेड फ्यू इंडस्ट्रीज इन सेलेक्टेड एरियाज। दिस लेड टू अ लार्ज स्पेशल कवरेज बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज इन द कंट्री। ठीक है, तो कॉलोनियलिज्म के लास्ट फेज की अगर हम बात करें तो ब्रिटिशर्स ने यहां पर कुछ इंडस्ट्रीज को जो है वो प्रमोट किया, और वो भी सभी जगहों पे नहीं, कुछ सेलेक्टेड एरियाज में। तो उससे क्या हुआ कि स्पेशल कवरेज तो बढ़ा, लेकिन हम एक बात कह सकते हैं कि सारे के सारे जगहों में जो है वो इंडस्ट्री सेटअप नहीं हुई है, या वहां पर आप कहेंगे कि वेरिएशन जो है वो थोड़ा सा ज्यादा है। ठीक है, इसके बाद हम इंडस्ट्रियल पॉलिसी की बात कर लेते हैं। इंडिया बीइंग अ डेमोक्रेटिक कंट्री एम्स एट ब्रिंगिंग अबाउट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट। ठीक है, इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, एक लोकतांत्रिक देश है, तो यहां का एम या यहां का आप कह सकते हैं टारगेट क्या है कि इकोनॉमिक ग्रोथ करना है, यानी कि आर्थिक विकास करना है, और बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट, यानी कि हर क्षेत्र का जो विकास है वो बराबर होना चाहिए। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इन भिलाई एंड राउरकेला वर बेस्ड ऑन डिसीजन टू डेवलप बैकवर्ड ट्राइबल एरियाज ऑफ द कंट्री। अगर आप इस जगह से संबंधित हैं या आपको इन क्षेत्रों के बारे में पता है, राउरकेला इन उड़ीसा एंड भिलाई इन छत्तीसगढ़, तो ये एरियाज काफी ज्यादा ऐसे हैं जो बैकवर्ड है। ठीक है, ट्राइबल एरियाज है, बैकवर्ड है। तो यहां पर इंडस्ट्री सेटअप करने से क्या होगा कि सारी चीजें जो है वो अपने आप डेवलप होने लग जाएंगी, क्योंकि इंडस्ट्रीज अगर डेवलप होगी तो पूरी एक तरीके से वहां पर लोग वगैरह रहेंगे, तो पूरी टाउनशिप डेवलप होगी। ठीक है, रॉ मटेरियल्स आएगा, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा, रेलवे लाइंस वगैरह स्टैब्लिश होंगी। तो ये सारी चीजों के होने की वजह से क्या है कि जो इस तरीके के बैकवर्ड एरियाज या ट्राइबल एरियाज है ये भी धीमे धीमे डेवलप करने लगेंगे। ठीक है, तो इसीलिए यही विचार को ध्यान में रखते हुए, यही सोच को ध्यान में रखते हुए इस तरीके के जो एरियाज है भिलाई, राउरकेला, यहां पर इन इंडस्ट्रीज को सेटअप किया गया। एक तो बेसिकली यहां पर सेटअप करने का जो फायदा था, या आप कहेंगे कि जो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल थे वो कुछ तो ये थे कि यहां पर रॉ मटेरियल्स वगैरह की अवेलेबिलिटी थी। ठीक है, जैसे कि हमने बात करी कोक की, आयरन ओर की, कोल की, और साथ साथ एक रीजन ये भी था कि इस तरीके के जो एरियाज हैं जो काफी बैकवर्ड हैं, काफी ट्राइबल हैं, इनको डेवलपमेंट इनका हो, इसलिए भी यहां पर इंडस्ट्री सेटअप की गई है। ठीक है, अगर एट प्रेजेंट की हम बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो लॉट ऑफ इंसेंटिव्स प्रोवाइड कर रही है टू इंडस्ट्रीज लोकेटेड इन बैकवर्ड एरियाज। मतलब किस तरीके से वहां पर कुछ टैक्स इंसेंटिव्स वगैरह, टैक्स में छूट वगैरह जो है वो दी जाती है अगर आप किसी बैकवर्ड एरियाज में जो है इंडस्ट्री सेटअप करते हैं तो। ठीक है, चलिए आज इसको इतना ही रखेंगे। मेजर इंडस्ट्रीज से आगे को हम लोग जो है और कौन कौन सी स्टील इंडस्ट्रीज कहां कहां पर सेटअप है उसको हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो अगर आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा, कम से कम 10 लोगों तक। और बाकी जो लोग चैनल पर नए हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोगों को चैनल का कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप लोग भी प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर कर सकते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए सो दैट कि वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिस ना हो। बाकी हमसे ज्यादा जुड़ने के लिए हमारा फेसबुक पेज, ट्विटर पेज, टेलीग्राम चैनल का आप लोग यूज कर सकते हैं।
कोई और बात अगर आप हमसे शेयर करना चाहते हैं, कुछ चीज़ पूछना चाहें या कुछ चीज़ बताना चाहें, तो उसके लिए आप हमारी ईमेल आईडी का यूज़ भी कर सकते हैं, दैट इज okul.co@gmail.com। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।